हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आपको तो वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं कि आज जो क्लास 10th का है हिंदी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गोधूली, है ना। जिसमें दोस्तों हमारा चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिसमें दोस्तों हमने उनका जन्म के बारे में, है ना, ऋतु के बारे में, कब पढ़ाई कहाँ किए, किन्हें उन्हें प्रोत्साहन दिया, तब जाकर के वहाँ पढ़ाई की, है ना, और कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं आदि, ये सब की बातें मैंने पिछले वीडियो में की थी, जिसमें दोस्तों आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। और आज मैं उनका जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में जान लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सभी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से, यानी कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सीरियल बाय सीरियल नंबर से। यानी कि दोस्तों अभी मैं आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जब एक ख़त्म हो जाए तो सेकंड एक्सरसाइज आएगा, तो फिर इसी तरीक़ा से थ्योरी देंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव देंगे और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर नए हो तो। बाकी चलते हैं, अब हम लोग इसमें जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या। ठीक है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, बोल देगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने बताए हैं कि यह विडंबना की बात है, यानी कि उपहास की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कहने का मतलब है पोषक, जो हम जैसे इंसान होते हैं ना, वो होते हैं पोषक। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, और इसके पोषक जो है कई आधारों पर इसका समर्थन भी करते हैं, है ना, यानी कि इस जाति का समर्थन करते हैं कि हाँ होना चाहिए। ठीक है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, जो कहने का मतलब है कि समर्थन आखिर क्यों देते हैं, है ना, तो वही बता रहे हैं कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए, यानी किसी भी काम को कुशलता पूर्वक से करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है ना, आवश्यक मानता है। समझ में आया आपको? यानी कि समर्थन हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी कार्य को कुशलता पूर्वक से करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अभी के डेट में जाति के एक आदू के नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए नाई का काम क्या है? बाल काटना। अगर किसी और इंसान को बोल दिया जाए कि हाँ भाई बाल काट दो, तो वो उतना अच्छा से नहीं काटेगा जितना अच्छा से नाई काटेगा। यानी कि नाई को जो काम है नाई ही कर सकता है, लोहार का जो काम है लोहार ही कर सकता है ना, बढ़ई का जो काम है बढ़ई ही कर सकता है, आदि ऐसे जितने भी आपको कास्ट दिख रहे हैं सबका काम जो है बटा हुआ है ना। तो ये दोस्तों बताया जाता है जाति के आधार पर काम जो बटा हुआ है वो कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए, यानी किसी भी काम को अच्छे पूर्वक से करने के लिए श्रम विभाजन जो है आवश्यक है ना दोस्तों। उसके बाद और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है दोस्तों? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, ये जो जाति प्रथा है काम में विभाजन के साथ साथ क्या कर रहा है? श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है ना। श्रमिक मतलब मजदूर जो होते हैं उसका क्या हुआ? रूप लिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्या है दोस्तों? सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। जैसे दोस्तों कोई इंसान अगर बढ़ई है तो जान करके वो दूसरा काम नहीं कर सकता, वो कहता है कि हमारा ये काम है हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम अपने ही काम से संतुष्ट रहें, है ना,
तो क्या लगता है कि हमारा पेट भरेगा? आज के डेट में बताइए, जो इंसान बढ़ई है क्या वो बढ़ई का काम कर रहा है? जो इंसान लोहार है वो लोहार का काम कर रहा है? नहीं ना, 50% है जो अभी भी कर रहा है और कोई नहीं भी कर रहा। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमें पेट भरना है तो जाति पर ही आश्रित रहेंगे तो क्या लगता है कि पेट भरेगा? जैसे मान लेते हैं कोई इंसान है जात का, कास्ट का, उससे वो अपना कास्ट से कहने का मतलब उसका पेट नहीं भर रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, दूसरा काम करता है जिससे उसका क्या होता है, पेट चलता है। तो वही बोल रहा है कि अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अब भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार देती है। नहीं होता है, जैसे नीचे कास्ट के लोग को उससे बोलना तक के पसंद नहीं करते, उसके सामने खड़ा होने का भी पसंद नहीं करते हैं। यानी इस तरीक़ा के बहुत सारे बातें हैं जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ऐसा जो हमारे समाज में है भारत में, और विश्व के किसी समाज में नहीं है। ठीक है, एक किसी भी विश्व के समाज में जाति प्रथा यानी कि जातिवाद नहीं है, ओनली है तो सिर्फ भारत में है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जानें। उसके बाद है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या है दोस्तों? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, यानी कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक क्या है, विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, है ना। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की जो है प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, किसके अनुसार? माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा जो है निर्धारित कर दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ तो पंडित हो गया, है ना। अगर कोई नाई समाज में पैदा हुआ तो नाई हो गया। अगर कोई लोहार समाज में पैदा हुआ तो लोहार हो गया। ETC कहने का मतलब जैसे जितने भी जाति हैं और जिस जाति में लोग जन्म लेते हैं वो जन्म यानी पेट से ही क्या हो जाते हैं, यानी गर्भधारण के समय से ही उसका पेशा जो है निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ऐसा बात है। उसके बाद दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण यानी पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है ना। क्या करता है? बांध भी देता है। जैसे बताए ना कि अगर किसी का काम है बाल काटना तो नाई का काम होता है और हमेशा उसी काम में क्या होता है, वो अपना उलझा हुआ रहता है। ठीक है, बंधा हुआ रहता है, दूसरा काम नहीं करता है क्योंकि वो खुद ही बोलता है कि ये हमारा काम है, हम इसे करेंगे, वो हमारा काम थोड़ी है कि उसे करेंगे, है ना। तो इस तरीक़ा से माइंड भी बंधा जाता है तो पेशा भी क्या होती है, बंधा जाती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, कहने का मतलब है वो भूखा भी मर जाए फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, आज के डेट में ये वाला स्थिति आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन, है ना, अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है ना। जैसे आज के डेट में जो काम इंसान को है जाति के आधार पर उस काम से पेट नहीं भरता है तो दूसरा काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है ना। अगर पेशा बदलने की क्या हो, स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कि दोस्तों अगर स्वतंत्रता ना होती कि हाँ तू इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हो तो क्या उसका पेट चलता, आज वो इंसान जीवित रहता नहीं ना। तो वही बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है ना जी, कोई रहेगा नहीं रहेगा। यानी हिंदू धर्म की जाति तथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, तो जो उसका भौतिक पेशा ना हो, है ना, भले ही वह उसमें पारंगत हो, है ना जी। तो इस प्रकार पेशा जो है परिवर्तित
परिवर्तन की अनुमति इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना जी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है, प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी है ना जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है ना। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहा है ना, नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल क्या है विवशतावश है ना विवशतावश करते हैं और ऐसी स्थिति जो है स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो और न दिमाग लगता हो, कोई कुशलता से कैसे प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमको गाड़ी चलाने का मूड नहीं है और हमको बोला जा रहा है गाड़ी चलाओ, है ना। माना कि एग्जाम्पल दे रहे हैं इस तरीक़ा से, तो यही बोला जा रहा है कि जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो और न दिमाग लगता हो तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। अतः यह निर्वादित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें क्या करता है, स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ठीक है, जो समस्या है उसके रचनात्मक पहलू को जानते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। यानी बोल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि अगर मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी उनका दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता है ना, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसको पर, यानी कि समता, सबको एक समान होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और भ्रातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है, बोल रहे हैं क्या यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे है ना जी, लिखा हुआ भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो, है ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अब किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो, संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, है ना। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, है ना, किसके तरह, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है ना जी। यानी कि कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह, कि अगर दूध में पानी भी मिल जाए तो पता नहीं चलता है ना जी। तो ही बोल रहे हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए जो वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम है दोस्तों लोकतंत्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व समाज का, है ना, श्रद्धा व समान का भाव हो, है ना जी। यानी कि अपने साथियों के साथ कैसा हो, श्रद्धा व समान का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो इनका कहना ये था। बाकी दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तो आप इंतजार करें, थोड़े ही देर में आपको वीडियो मिल जाएंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।